कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि लास्ट टाइम हम लोग कुछ क्लासेस NCERT इकोनॉमी की देखेंगे, सिर्फ फैक्ट बेस्ड, ठीक है। और होपफुली आपका कोई ना कोई क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन जो इकोनॉमी के आते हैं इसी सेशन के अराउंड हो सकते हैं, ठीक है। होने की पूरी संभावना है। तो इस पोर्शन को आप लोग कर जाओगे तो आपको NCERT इकोनॉमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। उसके बाद जो आपके आने वाले 10 तारीख यानी 10 तारीख से पहले यानी आज से 3 या 4 क्लासेस में मेरा टारगेट रहेगा कि आपकी इकोनॉमी एटलीस्ट NCERT की हम लोग कवर कर दें, ठीक है। तो समय ज़्यादा न लेते हुए मैं आप लोगों को शुरुआत करवाता हूँ इकोनॉमी से, ठीक है। और ये सिर्फ फैक्ट बेस्ड है NCERT, हम 9th 10th का आधा तक कवर कर लेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखना है आपको। जैसे कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, कोई भी वस्तु यानी गुड्स या कोई सर्विस होती है यानी सेवा, इसको अगर आप प्रोडक्शन करना है इसका यानी वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है तो इसके लिए कुछ आवश्यक चीज़ होती है। यानी वस्तु प्लस सेवा उत्पादन हेतु क्या क्या आवश्यक होता है। देखो, सेवा उत्पादन हेतु आवश्यक, उत्पादन हेतु आवश्यक क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि इन चीज़ों का उत्पादन हो सकता है। तो कौन सी चीज़ नहीं है वगैरह इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो इसमें ध्यान रखना, भूमि, श्रम, मानव पूंजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लैंड आपको चाहिए, लेबर आपको चाहिए यानी श्रम, ठीक है। मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी यानी मानव पूंजी का मतलब जिसके पास माइंड हो, दिमाग हो, ठीक है, यानी इंजीनियर वगैरह इस टाइप की चीज़ें जो जिसके पास किसी न किसी प्रकार का स्किल है। यानी भूमि, श्रम, मानव पूंजी। इसके अलावा आप लोगों को क्या चाहिए, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी के अंदर क्या आता है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। करेंसी वगैरह जो सब चीज़ें होती हैं, भौतिक पूंजी आदि, ये जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें हैं जो कि किसी भी वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपसे पूछता है कभी कभी इसमें से कौन सी भौतिक पूंजी है या कौन सी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए जो भौतिक पूंजी है इसके अंदर आपको दो चीज़ें आएंगी, यानी जो फिजिकल कैपिटल है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक तो स्थायी पूंजी यानी जो परमानेंट होती है, स्थायी, और एक दूसरे को बोलते हैं स्थायी के मतलब एक तो भौतिक पूंजी के अंदर स्थायी पूंजी आती है, दूसरी कार्यशील आती है यानी वर्किंग, ठीक है। कार्यशील पूंजी, कार्यशील। अब बताइए क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन से एक स्थायी भौतिक पूंजी है या इनमें से कौन से एक कार्यशील भौतिक पूंजी है। तो स्थायी यानी परमानेंट, यानी क्या होगा उसमें नकद मुद्रा या कच्चा माल, ठीक है। ये परमानेंट है, बिना इसके कुछ नहीं कर सकते आप। यानी नकद मुद्रा यानी आपको करेंसी चाहिए, नकद, वो भी। दूसरा कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक, ये चाहिए। जबकि आपको कार्यशील पूंजी के अंदर क्या चाहिए, जैसे औजार है जिससे आप लोग उत्पादन करोगे, भवन है, मशीन है, औजार है, इस टाइप की चीज़, ठीक। यानी भवन, मशीन और औजार, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपका कार्यशील पूंजी के अंदर। तो ध्यान रखना कौन सा कार्यशील है कौन सा नहीं है, और दोनों ही फिजिकल कैपिटल के क्या है, एग्जाम्पल है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोग जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज़ से संबंधित था, खाद्यान्न उत्पादन से। यानी मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का संबंध किससे था, खाद्यान्न। तो इसने मुख्यतः किन दो फसलों पर बल दिया, गेहूँ प्लस चावल। यानी प्रारंभ में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इसके माध्यम से दो फसलों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, वो थे गेहूं और चावल। और याद रखना जो इसका जो प्रभाव था सर्वाधिक, अगर किन राज्यों में अगर हरित क्रांति सफल रही, अगर कभी पूछता है तो आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन याद रखना है कौन कौन सा था। इसका सर्वाधिक प्रभाव यानी इफेक्ट किन राज्यों में पड़ा, यानी जहाँ ये सफल रही ग्रीन रेवोल्यूशन, ये था आपका पंजाब, उसका पड़ोसी हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। हरियाणा, वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी यूपी, वेस्टर्न यूपी का मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जबकि प्रारंभ में जब हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रारंभ में जो सफल हुआ था वो किन इलाकों में हुआ था, साउथ, मतलब ये पंजाब प्लस तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। और ग्रीन रेवोल्यूशन खाद्यान्न उत्पादन से, इसमें उच्च किस्म की बीजों का यूज किया जाता था, ठीक है। यानी जो हाई यील्ड मतलब आपके सील्ड होते हैं, यानी उच्च किस्म के जो बीज होते हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में ज़्यादा सबसे ज़्यादा सफल रही, जबकि प्रारंभ में पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसका ज़्यादा सफल रहा। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँगा मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, जिसकी निश्चित तौर पर पेपर बनाने की हमेशा से संभावना बनी रहती है। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, 3 कैटेगरी बता देता हूँ मैं आपको। देखो पहला लिखो प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या लिखोगे आप लोग, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा आपने लिखना है द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। तीसरा आप लोगों ने क्या लिखना है, द्वितीयक क्षेत्र के अलावा तीसरा लिखना है आपको तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। यानी
तृतीयक क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी इसी के अंदर आता है, यानी थर्ड सेक्टर। यानी इसमें क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, इनमें से कौन सी एक्टिविटी यानी कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। तो हमेशा याद रखना प्राथमिक क्षेत्र में ऐसी चीजें आती हैं जिनका संबंध डायरेक्टली प्रकृति से होता है, यानी नेचुरल आप किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो यानी उसके अंदर यानी प्राकृतिक उत्पादन जिससे होता है, ठीक है। प्राकृतिक यानी प्रारंभ में मतलब जिससे आप प्राकृतिक रूप से जिससे उत्पादन करते हैं, यानी नेचर से जुड़े रहते हैं, यानी लाइक कृषि आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, वानिकी फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, ये किसके अंदर आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। इसी के साथ जैसे आप पशुपालन करते हो, मत्स्य पालन करते हो, मुर्गी पालन करते हो, सब के सब क्या हैं प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, इसके अलावा आपने मुर्गी पालन कर दी, भेड़ पालन, कुछ भी करो आप लोग, ठीक, ये सब का सब क्या है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, यानी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर। इसके अलावा खनन, यानी आप डायरेक्ट जहां नेचर से जुड़े रहते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को कौन सा सेक्टर बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र, यानी कौन सा आर्थिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नाम से जाना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग नाम से जाना जाता है द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है यहाँ से जो चीज़ पकड़ के लाए हम उद्योगों में इसका क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। आपको मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया, एग्रीकल्चर करके आपने लाल मिर्ची का उत्पादन किया, उसको पाउडर रूप में बना के पैक करना इस क्षेत्र का काम होगा, ठीक है। आपने खनन से खड़िया का उत्पादन किया, उससे दवाइयों में यूज करना या इसके क्रीम पाउडर वगैरह बनाना, वो उद्योगों में होगा, तो मैन्युफैक्चर, यानी इसका रूप परिवर्तित करके उसके दूसरे रूप में इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, विनिर्माण क्षेत्र। इसी प्रकार के जो तृतीय क्षेत्र आता है उसको क्या बोला जाता है, सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है। और उसके अंदर आता है व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब, ठीक। इसको कौन सा सेक्टर बोला जाता है, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, व्यापार, यानी जो इन दो चीजों को सपोर्ट करता है, ये खुद तो उत्पादन नहीं करेगा लेकिन इन दो सेक्टरों को सपोर्ट करेगा। जैसे व्यापार, किसी चीज का उत्पादन किया, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आपने। इसके अलावा आपने परिवहन, ठीक है, परिवहन, साथ ही साथ संचार, स्वास्थ्य, ठीक है, संचार, स्वास्थ्य। इसके अलावा आपका सेकंड ये सर्विस सेक्टर में क्या आ सकता है, बैंकिंग, बीमा, यानी LIC, ठीक है। ये सब के सब मतलब पॉलिसी जो है, ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है, तृतीय क्षेत्र। और ध्यान रखना तृतीय क्षेत्र खुद तो उत्पादन नहीं करेगा लेकिन इन दोनों को सपोर्ट कर देता है। तो शिक्षा भी उसी में आएगा, पर्यटन उसमें आएगा, भंडारण उसमें आ जाएगा, सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसमें पर्यटन भी लिख दो थर्ड वाले में, किस, भंडारण, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तृतीय क्षेत्र में आपको ऐसे दिमाग लगाना है जहां पे आप चीजों को पेड करके आपको सर्विस मिलती है, ठीक है। होटल, रेस्टोरेंट, सब के सब किसके अंदर आएंगे, तृतीय क्षेत्र। यानी आपको क्या करना है, पेड करना है, पेड करने के बाद आपको क्या होगा, उसकी सर्विस मिलेगी, सेवा मिलेगी। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान रखना, इनमें से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्रक है, इनमें से कौन सा द्वितीय क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र का कौन सा क्षेत्रक होता है, तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधियां आती है। अगर इनमें से एग्जाम्पल नहीं आता, डायरेक्टली समझना कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी चीजें आएंगी, जिससे आप डायरेक्टली नेचर से यानी डायरेक्ट प्रकृति से चीजों को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, वहां पे एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट कर रहे हैं। बिस्किट बनाने किस में आ जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र में आ जाएगा। आटे के थैले बनाते हो किस में आ जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीय में जहां पर आप पैसा दे रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, इस सब के सब किसके अंदर आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन छाटना आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका पेपर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में या किसी भी मतलब भारत में श्रम बल के अंदर किस आयु वर्ग के लोगों को रखोगे, यानी श्रम बल मतलब होता है लेबर फोर्स, ठीक है। ये श्रम बल आता है 15 से 59 ईयर तक, यानी 15 से 59 वर्ष के लोगों को आप किस में रखोगे, श्रम बल में। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा जाता है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आपसे पूछता है बेरोजगारी की परिभाषा, कभी कभी पूछता है ना, बेरोजगारी आप किसको कहोगे, बेरोजगारी की डेफिनेशन क्या होती है, ये भी ध्यान रखना। 4 ऑप्शन देगा, वहां बेहोश मत होके आना। बेरोजगारी का मतलब क्या है, सीधी सीधी बात, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग की है उसके बाद आप घर में बैठे हैं तो आप लोगों को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रचलित मूल्य दरों पे, जो रेट मार्केट में चल रहा होगा, वो आप करना चाहते हैं। अगर सपोज 10,000 रुपये अगर किसी इंजीनियर को स्टार्टिंग में दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि ना मुझे 10,000 पे ही करना है, मतलब मैं 10,000 पे करने को तैयार हूँ, फिर भी आपको अगर नौकरी नहीं मिली तो आप क्या है, बेरोजगार हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 10,000 ही मिल रहा है यार, मैं तो 50,000 के लायक हूँ, मैं इस नौकरी को नहीं करूँगा, तो आप बेरोजगार नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेरोजगारी क्या होती है, प्रचलित मूल्य दरों पे जो रेट चल रहे होते हैं, प्रचलित मूल्य दरों पे, ठीक है, यानी जो रेट मार्केट चल रहे होते हैं, प्रचलित मूल्य दरों पर यदि
आप क्या कहना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, यानी प्रचलित मूल्य दरों पर मजदूरी मतलब प्रचलित मूल्य दर या मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक को रोजगार नहीं मिलता है। यानी प्रचलित मूल्य दर पर यदि काम करने के इच्छुक को काम नहीं मिलता है, ठीक है, जो रेट चल रहा होगा उस पर भी अगर उसको काम नहीं मिल रहा है तब आप उसको क्या मानोगे, बेरोजगार मानोगे। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस सेक्टर में पाई जाती है भारत में, ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है पेपर में, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो पाई जाती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बेरोजगारी, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में बेसिकली ये देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी भूखंड के छोटे से टुकड़े पर जिसकी कैपेसिटी अगर 100 क्विंटल उत्पादन की है, उसमें अगर आप 10 लोग लगा रखे हैं, ठीक है, जो कितना उत्पादन कर सकते हैं 100 क्विंटल, ठीक है, 10 लोग, लेकिन आपने इसी भूखंड पे खेत के छोटे टुकड़े पे 15 लोगों को लगा दिया और उसमें भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी आपका, क्योंकि खेत की कैपेसिटी तो फिक्स है 100 क्विंटल ही, फिर भी अगर आपका उत्पादन हो रहा है तो ये 10 के अलावा जो 5 एक्स्ट्रा दिए थे ये लगे तो दिख तो रहे हैं रोजगार करते हुए, लगेगा आपको कि हाँ इनको काम मिला है, लेकिन प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस 5 लोगों को क्या मानोगे आप लोग, प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार। तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में अगर पाई जाती है, पेपर में पूछता है एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, भारत में स्वीकृत कैलोरी की माप क्या है, भारत में स्वीकृत कैलोरी, इसका मतलब क्या है, देखो भारत में किस व्यक्ति को आप, अगर कोई इंसान ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी पर डे ले रहा, ठीक है, यानी भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी किसी इंसान को प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, यानी एक इंसान को 2400 कैलोरी के बराबर एनर्जी मिल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसको आप लोग क्या मानोगे, हाँ वो स्वस्थ है, मतलब गरीबी रेखा में नहीं है। जबकि 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र के व्यक्ति को मिल रही है तो आप लोग उसको क्या मानोगे, गरीबी रेखा से ऊपर, यानी प्रतिदिन कहाँ, शहरी क्षेत्र में, ठीक है। तो ये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति भी हो गया, इसमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कर देना। तो भारत में स्वीकृत कैलोरी की माप क्या है, 2400 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्र में कोई इंसान अगर एक दिन में 2400 कैलोरी ले रहा या उससे ऊपर ले रहा तो आप उसको नॉर्मल मानोगे, निर्धन नहीं मानोगे, और शहरी क्षेत्र में 2100। अब आप कहोगे सर ये डिफरेंस क्यों है शहरी क्षेत्र में, पता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का जो इंसान है वो क्या करता है, खेतों में काम करता है, लेबरी करता है, मेहनत करता है, इधर उधर उसका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, जबकि शहरी क्षेत्रों का उतना फिजिकल वर्क नहीं होता जितना ग्रामीण क्षेत्र में होता है। इसलिए ग्रामीण आदमी को क्या चाहिए, दिन भर खाता है वो, सुबह शाम को थक जाता है, दिन भर की लेबरी मजदूरी करके खेतों में काम करके, किसान आदमी है तो उसको ज़्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी, कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः, या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो कैलोरी की माप हो उसकी जरूरत कितनी है, 2100 कैलोरी, और अपने आप में कितना 2400 कैलोरी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 2400 ग्रामीण में, 2100 शहरी में। अब देखो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में निर्धनता रेखा यानी जो गरीबी रेखा है उसका निर्धारण कौन करता है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण, यानी कौन भारत में ऐसी संस्था है जो गरीबी रेखा का निर्धारण करती है, वो है NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और या मतलब जो भी है, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श, यानी सर्वे, ठीक है, सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ऑफिस सर्वेक्षण कार्यालय, ये भारत में क्या करता है, गरीबी रेखा का निर्धारण करता है कि कौन कितना गरीब है, मतलब इस चीज़ का पता है, इसी से चलता है, यही इसके बारे में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है। तो कितनी रेखा में कितने रुपए कमाना, कितना, ये तो NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, या हाँ ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय गरीबी रेखा का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको अगर पहले भी याद होगा तो ये क्वेश्चन आता है, अंत्योदय, ठीक है, अन्न योजना, ये कब से चली थी, दिसंबर 2000 से इसका अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद ही फिर चली थी दिसंबर सन 2000 से। और अंत्योदय किसको कहते हैं, गरीबों में भी गरीब जो है, ठीक है। अगर आपने ये कह दिया कि 1000 रुपये जो पर डे कमाता है उस व्यक्ति को अगर आप 1000 से नीचे वाले को गरीब मानते हैं, ठीक है, तो कोई इंसान ऐसा होगा जो पर डे 998 रुपये कमा रहा, ये भी गरीब हो गया इस परिभाषा के अनुसार। कोई इंसान ऐसा होगा जो पर डे 100 रुपये कमा रहा, ये भी क्या हो गया, गरीब हो गया। अब देखो 1000 से नीचे आपने कहा गरीब होगा, 998 वाले को भी गरीब गिन रहे हो जो कि 2 ही रुपये का गैप है, जबकि 100 रुपये वाले जो कि पूरे 900 का गैप है, दोनों गरीब है। तो ये नीचे वाला जो होगा गरीबी में भी गरीब हो गया, तो अंत्योदय का मतलब होता है गरीबों में भी गरीब। तो दिसंबर 2000 से अंत्योदय योजना चली थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक टर्मिनोलॉजी आती है आपको, बफर स्टॉक क्या होता है,
बफर स्टॉक, ठीक है। ये बफर स्टॉक किसको कहते हैं, ध्यान रखना। बफर स्टॉक का सीधा सीधा मतलब है कि अगर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी भारत का खाद्य निगम, यानी FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, मार्केट से सरकार के लिए क्या करता है, अनाज का अधिकृत करता है, यानी अनाज लेता है सरकार की ओर से और अपने पास रख लेता है, फिर उसी को बांटते हैं। जो आपको सस्ता अनाज मिलता है ना, इसी से मिलता है। बफर स्टॉक मतलब होता है FCI द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल जो होते हैं, FCI द्वारा प्राप्त, जो लेता है FCI सरकार की ओर, ठीक है, FCI द्वारा प्राप्त गेहूं या चावल, अनाज, ठीक है, ये सब का सब क्या है, बफर स्टॉक में सर ये अपने पास रख लेते हैं, इसी से फिर क्या करते हैं, बांटते हैं गरीबों में। ये क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो अगला क्वेश्चन देखो, शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल में है, ठीक है। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे कम है? केरला में, साउथ में, क्योंकि लिटरेसी इतनी ज़्यादा है, स्वास्थ्य वगैरह का सब लोग जानते हैं, स्वास्थ्य वगैरह, स्वास्थ्य सुविधाएं, अपने आप को अपडेट कैसे रखना है, इसीलिए वो सब पूरा ध्यान रखते हैं बच्चों का, तो इसलिए शिशु मृत्यु दर वहाँ एक कारण माना जा सकता है कि सबसे कम है। अब क्वेश्चन आपसे कभी कभी शिशु मृत्यु दर की परिभाषा भी पूछता है। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, देखना, प्रति वर्ष एक साल में अगर आपके 1000 बच्चे किसी जगह पैदा होते हैं, उन 1000 बच्चों के सापेक्ष उस साल, ठीक है, उस साल एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का अनुपात, बच्चों की मृत्यु का अनुपात, ठीक है, ये देखा जाएगा कि एक साल में जो प्रति वर्ष जो 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसी साल सेम ईयर एक साल से कम उम्र के कितने बच्चे जो हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है उनकी, उसी को रेशियो को क्या बोला जाता है, शिशु मृत्यु दर। और भारत में सबसे कम किस राज्य में, अगर अभी कब से पूछता है आपसे, ये केरला में है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, औसत या प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है, इसकी डेफिनेशन आपको पेपर में देखिएगी 4 उसमें ऑप्शन में। तो औसत या प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ये क्या होती है, ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, आपके देश की कुल आय जो भी है, यानी टोटल इनकम जो है आपके देश की, इसको आप टोटल जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दोगे, तो जो रेशियो आएगा कुल जनसंख्या, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो लिखोगे कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पे जो वैल्यू प्राप्त होती है, उसी को पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर याद लिखना, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करते हैं? सुपर इंपोर्टेंट, मानव विकास रिपोर्ट या सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट या सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये इसके द्वारा जारी किया जाता है। बेहोश मत होकर आना कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनिसेफ, UNO, कुछ भी आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो मतलब अपने आप में मानव विकास रिपोर्ट या सूचकांक क्या की जाती है, जारी की जाती है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कब जारी की गई थी सबसे पहले, मतलब कब बनाया गया था इसको, मानव विकास रिपोर्ट को 1990 में, 1990 में ये कॉन्सेप्ट सामने आया था मानव विकास रिपोर्ट का। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि मानव विकास रिपोर्ट या सूचकांक को विकसित करने वाला जो अर्थशास्त्री था, महबूब उल हक था, महबूब उल हक द्वारा विकसित, लिखो, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ठीक है, द्वारा विकसित। इनकी सबसे बड़ी देन यही मानी जाती है पाकिस्तान के इतिहास में। महबूब उल हक द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को डेवलप किया गया था, इस सूचकांक को, और ये 1990 में। और भारत ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की, भी क्वेश्चन में पूछते हैं, तो अप्रैल 2002, ठीक है। तो भारत का पहला, लिखो, भारत का पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था, अप्रैल 2002, ये भी इंपोर्टेंट करना। और उत्तराखंड का भी याद होगा आपको, 2019, मैंने शायद 2019 ही है, मैंने करंट अफेयर में कराया था, इसको देख लेना, मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो कराई थी, उसमें 4, 5, 8, 10, 12, 13 पॉइंट लिखाए थे। तो उत्तराखंड में 2019 में पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई, जबकि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में हुआ। मानव विकास रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट 1990 में आया। मानव विकास रिपोर्ट UNDP जारी करता है, इसके अंदर महबूब उल हक द्वारा इसको विकसित किया गया था। और इसके अंदर 3 मुख्य पॉइंट आते हैं, ये मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट करना, मानव विकास रिपोर्ट किस चीज को सम्मिलित करता है वो देख लीजिए, ठीक है। देखो, चीजों को रखता है मानव विकास सूचकांक, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, देखो, HDI, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में किन चीजों को मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है मेरे भाई,
खाली नहीं कहता मैं किसी चीज़ को, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस चीज़ को शामिल किया जाता है, उसके आधार पर देखा जाता है कि कौन सा देश किस स्तर पे है, मानव विकास रिपोर्ट के वर्ल्ड लेवल पे कंपैरिजन किया जाता है। और आप तो सिर्फ रिपोर्ट पढ़ते हो, पिछले साल भारत SDI में किस इंडेक्स में था, रटने में लगे रहते हो। ये है वो, देखो इसमें 3-4 पॉइंट रखे जाते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि उस देश में जीवन प्रत्याशा क्या है उस देश के लोगों की, यानी एक पॉइंट इसमें रखा जाता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, ठीक है। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, इसको ये देखा जाएगा, अलग अलग सर्वे किया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे, चल भाई बता कितना जीना चाहता है, क्या मतलब इस दुनिया में मिल रहा है जी कि कुछ मिल रहा है। कहोगे यार, कई कहते यार बड़ा परेशान हूँ, बहुत क्या कोई मज़ा ही नहीं है इस लाइफ में आके, कई कहेंगे वाह यार बहुत मज़ा, आई लव माई लाइफ, ज़िंदगी एक बार मिलती है। हर किसी से इस प्रकार से कुछ लोगों से सर्वे किए जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि उस देश के लोगों के अंदर जीवन की प्रत्याशा कैसा मतलब वो सोचते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, इस प्रकार के सर्वे किए जाते हैं। तो इसमें एक पॉइंट रखा जाता है जीवन प्रत्याशा, ध्यान से रखना। सेकंड पॉइंट इसके अंदर रख जाता है शिक्षा या ज्ञान का स्तर, ठीक है। उस देश के लोगों में या वहां पर शिक्षा यानी एजुकेशन या ज्ञान का स्तर, ज्ञान का स्तर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है पॉइंट कौन कौन से आते हैं करके, ठीक है। अगला इसमें देखा जाता है आय या जीवन का स्तर, इनकम का लेवल, आय या जीवन स्तर, जीवन स्तर। ये बेसिकली ये 3 पॉइंट रखे जाते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान, या इनकम यानी पर कैपिटा इनकम, जो भी रखा जाता है, जीवन मतलब अपने आय का स्तर। अब देखिए इसमें एनसीईआरटी जो है इसको ओपन करके देती है, यानी इसको खोल के देती है। अगर आपकी ये टर्मिनोलॉजी नहीं आए तो आपको क्या क्या रखना है, स्वास्थ्य, आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। तो ब्रैकेट में यहाँ लिख दो, ये एनसीईआरटी देता है, ठीक है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्योंकि इसी में इंक्लूड हो जाएगा, किसमें, जीवन के स्तर में, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय या जीवन प्रत्याशा, ये सब चीजें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। जीवन प्रत्याशा, इनमें से जो भी पॉइंट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किन पॉइंटों को सम्मिलित किया जाता है, किसने विकसित किया था, कब विकसित किया था, भारत ने कब किया, उत्तराखंड ने कब किया, पूरा का पूरा मैंने आपको इस चीज को लिंक करवा दिया, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के जब आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, यही मैं क्वेश्चन ही लिखता हूं, ठीक है। आप क्या आंसर देते हो अपने मन से पूछना, मैंने पहले पढ़ाया भी है। देश के आर्थिक विकास यानी किसी देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास में सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, मेजरमेंट क्या है, मैं सबसे उपयुक्त मापदंड, मैं सबसे उपयुक्त मापदंड, ठीक है। अब मैं इसका सीधे सीधे आंसर लिखा दूं, आप इजीली बता दोगे। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, पहला जीडीपी, दूसरा नेशनल इनकम, तीसरा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। चौथा क्या लिख दो, एनएनपी लिख दो, नेट नेशनल प्रोडक्शन या नेट नेशनल, जो भी कहता है। अब बताओ, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब वो तो हिंदी में लिखता है ना, आप लोगों का तो खैर 4 ऑप्शन खोल के देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, पर प्रति व्यक्ति आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, जो भी है। तो हमेशा याद रखना, किसी भी देश के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो मापदंड होता है, इससे पता करता है पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये सबसे बेहतर मेजरमेंट माना जाता है पीसीआई। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि उस देश का नीचे से नीचे वाला व्यक्ति जो सबसे अंतिम पायदान में खड़ा है, उसकी भी इनकम का आप एवरेज लगा लेते हो, ठीक है। अब देखो नेशनल इनकम कहाँ, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा हो सकती है किसी देश की। अगर आपने कहा कि हाँ इसकी नेशनल इनकम इतनी है, ये सबसे बढ़िया आर्थिक विकास है, इससे पता नहीं चलेगा। क्यों? आपके ही देश में देखो अंबानी, अडानी और कुछ लोगों के पास जो टॉप के 5% लोग हैं, पूरे देश की संपत्ति का 97-98% हिस्सा उनके पास है। यानी अगर हमारे देश की टोटल इनकम 100 रुपये है, ठीक है, इसमें जो टॉप के 5% लगा लो इस देश के, उनके पास टोटल इनकम का 97 से 98% पैसा होगा, इतनी प्रॉपर्टी होगी। बाकी का जो आपके देश का 95% मास बचता है, उनके पास टोटल देश की इनकम का 2 से 3% से ऊपर नहीं होगा। तो अगर आप लोग ये कहोगे पर कैपिटा इनकम सबसे बढ़िया तरीका है ना, सॉरी नेशनल इनकम सबसे बढ़िया तरीका है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के इंसान का लेवल देख लो, ये तो टॉप के लोगों के पास तो है, यहाँ नीचे के पास देखो। इसीलिए आप जब टोटल आय अगर आपके 100 रुपये हैं, आप टोटल जनसंख्या से उसको डिवाइड कर देते हो इस प्रकार से, तब आपको पता चल जाता है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन किस स्तर का है, क्योंकि वहाँ आप एवरेज एक इनकम निकाल लेते हो हर किसी का, ठीक है। समझाने की बारी आएगी, किसी दिन समझाया जाएगा, अभी फिलहाल एग्जाम, ठीक। अगला देखो, ये तो पता चल गया अर्थव्यवस्था की विशालता कौन प्रदर्शित करता है, कौन सी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, ठीक है, वो प्रदर्शित करेगा जीडीपी। अर्थव्यवस्था की विशालता यानी कौन सी इकोनॉमी
कितनी बड़ी है किससे प्रदर्शित होता है, जीडीपी द्वारा पता चलता है। और इस जीडीपी की परिभाषा पूछेगा, जीडीपी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। ये इसका आपसे डेफिनेशन पूछता है। जीडीपी का क्या मतलब होता है, आप लोग याद रखना, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश के सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य, ठीक है। तो लिखो एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश में उत्पादित कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं, यानी जिसमें आप जिस वस्तु का आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। मार्कर बन गया तो मार्कर ही रहेगा, अब नहीं तो इसके वाला इंक अलग लाओ, इंक जैसे मार्कर है, मार्कर में आप क्या चेंज हो गया, तो फाइनल वर्ड गुड्स हो गया, ठीक है। अंतिम वस्तु प्लस सेवा का मूल्य, प्लस सेवा का मूल्य किसी भी देश की क्या कहलाती है, वो जीडीपी कहलाती है। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जीडीपी द्वारा उसकी अर्थव्यवस्था का विशालता का पता चलता है। अब देखना भारत में सर्वाधिक रोजगार कौन सा सेक्टर देता है, प्राथमिक सेक्टर। भारत में सर्वाधिक रोजगार यानी सबसे ज़्यादा अगर रोजगार कोई सेक्टर देता है तो वो है प्राथमिक यानी प्राइमरी, एग्रीकल्चर वगैरह वाला, ठीक है, जिसमें क्योंकि एग्रीकल्चर प्राथमिक का हिस्सा है तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, जीडीपी में यानी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान अगर आपसे कोई पेपर में पूछेगा तो तुरंत मार्क है ना, सर्विस सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र, तृतीय ब्रैकेट में सेवा क्षेत्र कर दो, ठीक है। तृतीय क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर इसको बोलते हैं। अब देखो विकसित देशों में अधिकांश जो श्रम बल होता है, यानी जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं उनमें अधिकांश जो श्रम बल जैसे अमेरिका वगैरह है वो किस में काम कर रहा होगा, सर्विस सेक्टर में, वहाँ प्राथमिक सेक्टर कम होगा। तो देखो विकसित देशों में सर्वाधिक श्रम, ठीक है, किस पे काम करता है, सेवा सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप है तो वहाँ इंडस्ट्री वगैरह, इसके बाद इनको सर्विस देने वाले लोग, स्किल लोग ज़्यादा होते हैं तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है आपका भारत में करेंसी के नोट जारी कौन करने वाला होता है, आरबीआई। तो लिखो भारत में करेंसी नोट जारी, भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है अगर आपसे पूछता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की ओर से, ठीक है। आरबीआई क्या करना, आरबीआई कब बना था, एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना, सब पढ़ा है, ठीक है। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आरबीआई कब बना था और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949, इतना बता देना। कब बना था ये भी देखना, 34-35 जब भी, ठीक है। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको आता है एक औपचारिक, आपने सुना होगा एक औपचारिक एक अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। अनौपचारिक को बोलते हैं इनफॉर्मल, अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा ऋण, यानी एक मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, अगर आपको आपके मित्र ने, ठीक है, आपके रिश्तेदारों ने, ठीक, किसी साहूकार या महाजन ने या जमींदार ने, ठीक है, या किसी मतलब इस प्रकार से अगर आपको किसी ने पैसा दिया है, उधार दिया है, यानी मित्र, व्यापारी, साहूकार या फिर कोई आप जो भी लेते हो, ठीक है, इन लोगों ने अगर आपको पैसा दिया है तो ये कैसा ऋण कहलाएगा, अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल। लेकिन औपचारिक में क्या आएगा, कोई बैंक वगैरह, यानी जो रजिस्टर है, ठीक है, यानी उसका कोई निश्चित तौर तरीका है, निश्चित रेट होता है, हर चीज़ फिक्स कागज होते हैं, इस प्रकार के बैंक, प्लस जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा कंपनी, ये सब के सब किसके अंदर आएंगे, औपचारिक क्षेत्र द्वारा दिए गए ऋण के अंदर। इन अनौपचारिक के अंदर इसके फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ आपके सिलेबस में दिया है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य, मेन क्या काम करता है, मुख्य कार्य ये करेगा व्यापार नियमों को उदार बनाना, यानी आप लोगों के लिए क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाना, आसान बनाना। तो लिखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है, विश्व डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना। अब एक टर्मिनोलॉजी आपकी पेपर में आती है, मांग जमा किसको कहते हैं, डिमांड जो मतलब आपकी होती है वो क्या होती है, मांग जमा। ऐसा अकाउंट, ऐसी चीज जिससे आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं मांग जमा, ठीक है। मांग जमा का क्या मतलब है, सीधे सीधे लिख लो, जिस खाते से आवश्यकता अनुसार धन निकाला जा सकता है ऐसा खाता मांग जमा कहलाता है, मांग
जमा, ठीक है। तो इसके अंदर जिस खाते से आवश्यकता अनुसार धन निकाला जाता है, पूरा लिख लो इसको, मांग जमा किस कहते हैं, जिस खाते से आवश्यकता अनुसार धन निकाला जाता है उसको बोलते हैं मांग जमा, ठीक है। इसको लिखना मांग जमा, जिस खाते से आवश्यकता अनुसार धन निकाला जाता है उसको बोलते हैं मांग जमा, ठीक। अब आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन संरक्षण, ठीक है, एक्ट यानी अधिनियम, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेगा आपसे कब का है, 1986 का। लेकिन अब इसकी जगह कौन सा आ गया, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी जगह कौन सा नया वाला आ गया अपने आप में, सन 2019 में इसमें संशोधन हो गया, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसकी जगह कौन सा आ गया, 2019 का। इसमें क्या हुआ था, 2019 में संशोधन हुआ था, मतलब ये 1986 में, ठीक है। यानी 1986 में जो भी था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसमें संशोधन करके 2019 में नया आ गया। अब इस सीपीए यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या कहता है, कितने तक की, 1 करोड़ तक का मामला जिले लेवल पे सॉल्व होगा, जिले पे, ठीक है। 1 से 10 करोड़ तक का मामला राज्य स्तर पे, और 10 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। 10 करोड़ प्लस राष्ट्रीय स्तर पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं फर्जीवाड़ा होता है, आपके अधिकारों का हनन होता है, कोई ऐसा मैटर जिसमें 10 करोड़ से ऊपर का मैटर है, तो आप राष्ट्रीय न्यायालय पे जा सकते हैं। इसके लिए बने हैं अलग अलग ट्रिब्यूनल। 10 करोड़ तक का आप राज्य लेवल पे और 1 करोड़ तक का आप जिले के लेवल पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2019 के संशोधन में आया था। ये कब संशोधन हुआ है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, ये भी पूछता है कभी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व पाया जाता है। निजी क्षेत्र, ये डेफिनेशन भी पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो लिख दो जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। बाकी अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक होती है समाजवादी। समाजवादी इकोनॉमी में क्या होती है, अर्थव्यवस्था राज्य के द्वारा संचालित होती है, यानी जो गवर्नर होती है, मतलब गवर्नमेंट होती है। जबकि एक पूंजीवादी होती है जहां पर लाभ के लिए उत्पादन किया जाता है और प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा हावी होता है। सरकारें क्या होती है, बहुत पीछे रहती है, यानी सरकारें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगी इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। जबकि समाजवादी सोशलिज्म इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें सरकार द्वारा उत्पादन के साधनों पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। ये बात की बात है, लेकिन भारत की इकोनॉमी इन दोनों का मिक्सचर है। यहाँ सार्वजनिक सेक्टर भी मिलेगा, सरकारी क्षेत्र भी मिलेगा। सरकार आपके लिए हॉस्पिटल बनाती है और प्राइवेट सेक्टर भी बनाता है। सरकार आपके लिए गाड़ियां चलाती है, उत्तराखंड परिवहन निगम, प्राइवेट सेक्टर भी चलाता है, कैब वगैरह सब चलते हैं। तो दोनों प्रकार के लोगों का अस्तित्व पाया जाता है, ये ठीक है। गरीबों के लिए सरकार, अमीरों के लिए प्राइवेट सेक्टर जो सुविधाएं लेना चाहते हैं, ठीक। तो ये आपका मिश्रित इकोनॉमी वाला हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन लिखो, महानोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, महालनोबिस, महालनोबिस मॉडल, ठीक है। महालनोबिस मॉडल जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ठीक है। महालनोबिस मॉडल किससे है, सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी महालनोबिस मॉडल अगर आपसे पूछता है किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, इसको बोलते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान को महालनोबिस मॉडल बोला जाता है, ये याद रखना। स्वतंत्रता के बाद भू सुधार हुए थे, सबसे ज्यादा भू सुधार का प्रभाव कहां पड़ा, आप लिखोगे बंगाल और सबसे ज्यादा केरल में, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक भू सुधार का प्रभाव लिखो बंगाल प्लस केरल, बंगाल प्लस केरल लिख दो। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक भू सुधार का प्रभाव कहाँ पड़ा, बंगाल और केरल में पड़ा, ये याद रखना। अर्थव्यवस्था का जो अपने आप में जो सामाजिक मॉडल है किस पंचवर्षीय योजना में आया था, अर्थव्यवस्था का सामाजिक मॉडल लिखो, अर्थव्यवस्था का सामाजिक मॉडल, ठीक है। अर्थव्यवस्था का सामाजिक मॉडल ये कौन सी अर्थव्यवस्था का है, कौन सी 5 ईयर का, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर आता है अर्थव्यवस्था का सामाजिक मॉडल, ये भी आपने ध्यान रखना है। लास्ट के 2 क्वेश्चन लिखो, डी के करवे समिति किससे है, डी के करवे समिति का संबंध है लघु उद्योगों से, ठीक है। जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है लघु उद्योग निकाय से, इससे संबंधित है। तो डी के करवे लघु उद्योग से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। 1955 में बनी थी डी के करवे लघु उद्योग समिति, ठीक है। लघु उद्योग विकास से संबंधित थी। आयात प्रतिस्थापन नीति क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा, एक टर्मिनोलॉजी लिखो, आयात प्रतिस्थापन, ठीक है। आयात प्रतिस्थापन में क्या करेगी सरकार, जो बाहर से चीजें मंगा रही है उसको हतोत्साहित करेगी। आयात प्रतिस्थापन नीति जो होती है, तो आयात को हतोत्साहित लिखो, यानी जो बाहर से चीजें मंगाई जाती हैं उसके लिए ऐसे रूल बनाए जाएंगे कि हमारे देश में कम से कम बाहर की चीजें आए। आयात हतोत्साहित होता है, हतोत्साहित, ठीक है। हतोत्साहित लिख दो,
हतोत्साहित, ठीक है। हतोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? आयात के प्रतिस्थापन की नीति अपनाई जाती है, ये याद रखना। निजी क्षेत्र के लिए लाइसेंस पद्धति कौन से अधिनियम में था? तो अगला लास्ट क्वेश्चन लिखो, निजी क्षेत्र हेतु लाइसेंस, निजी क्षेत्र हेतु लाइसेंस पद्धति मैंने आपको पढ़ाया था पहले, अगर याद होगा 1956 की औद्योगिक नीति में, 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आईपी में लिख दो, 1956 की औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र हेतु क्या आया था? लाइसेंस पद्धति का विकास किया गया था। और अंतिम जो आता है नाबार्ड की स्थापना, सुपर इंपोर्टेंट, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी और शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुई थी, याद रखना, ठीक है। शिवरमन समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी इस समिति पे। और नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। नाबार्ड, ठीक है, आरडी ये होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये था आपका नाबार्ड। तो ये थे आपके डे 1 के फैक्ट क्लास एनसीईआरटी के। उम्मीद करता हूँ आपकी एनसीईआरटी के फैक्ट समझ आए होंगे, इसको रिवाइज करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी 2-3 वीडियो और लेके आऊँगा, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।